डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और शनिवार को डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जेन जी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेन जी हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, इसलिए उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठना चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बाद पूरे देश में जेन जी को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि इनकी तो पूरी की पूरी पीढ़ी ही खराब है और ये सब एंटी नेशनल है। आज हम सबसे पहले जेन जी के साथ मोहन भागवत के इसी संवाद को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको भारत की परीक्षा व्यवस्था का एक कड़वा सच दिखाएंगे। हमारे देश में यूपीएससी परीक्षा का सक्सेस रेट सिर्फ 0.17% है, यानी आधे % से भी कम। वर्ष 2025 में 5,76,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 958 छात्र यूपीएससी में सफल हो पाए थे, पास हो पाए थे, और बाकियों को रिजेक्टेड मान लिया गया। कॉम्पिटिटिव परीक्षा की पूरी व्यवस्था असल में मेरिट देखने के मामले में कम और एलिमिनेशन पर ज्यादा आधारित है। कभी आपने सोचा है कि जो 99.99% कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इन परीक्षाओं में से, उनका क्या होता है? और आखिर में हम आपको भारत की राजनीति में जेन जी की बहुत ही मामूली हिस्सेदारी का सच बताएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा 38 करोड़ जेन जी की आबादी भारत में है, लेकिन इसके बाद भी पूरे देश में सिर्फ 6 सांसद हैं और 20 विधायक हैं जो जेन जी से आते हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की संसद और विधानसभाओं में जेन जी का प्रतिनिधित्व अब बढ़ना चाहिए? आरएसएस प्रमुख ने आज जेन जी, शिक्षा और आरक्षण सहित बहुत सारे मुद्दों पर देश के युवाओं से बातचीत की और इसमें पूरे देश के लगभग 100 शहरों से 2000 छात्र शामिल हुए। आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस ने भारत की नई पीढ़ी के लगभग 38 करोड़ जेन जी और 35 करोड़ जेन अल्फा से अपना सबसे बड़ा संवाद किया है। वर्ष 1997 से लेकर 2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें हम जेन जी कहते हैं और आज इनकी उम्र 14 से 29 वर्ष के बीच है। तो आज मैं आपको बताता हूं, मुंबई में जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, आज यहां पर एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आए हुए थे। लगभग 2000 जेन जी के बच्चे यहां पर थे, छात्र थे, ज्यादातर इसमें से स्कूली छात्र थे। और आज जेन जी के दिमाग में, उनके मन में जो सारे सवाल थे, वो सारे सवाल मोहन भागवत जी से पूछे गए और उन्होंने एक एक करके सबके जवाब दिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मोहन भागवत जी का आज का सबसे महत्वपूर्ण बयान। पहले ये देखिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व्ड after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में
हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं। लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। तो समस्या यहां पर यह आ गई है कि हमारे समाज में जो लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो श्रमिक हैं, तो उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती। और हमें अपने समाज में श्रम प्रतिष्ठा को लाना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उसके बाद लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। लोग जो भी काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं, उन सब को इस बात की शर्मिंदगी नहीं होगी कि लोग समझते हैं कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको सबके लिए यह बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं पूरा इस पूरे संवाद को आपके लिए इसका निचोड़ में निकालूं, तो यहां पर देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद मोहन भागवत कुछ ऐसी बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग होगी। बहुत सारे लोग ये मसाले के चक्कर में आए थे कि संघ और बीजेपी के बीच में या सरकार के बीच में कुछ मतभेद दिखाई दे सकते हैं। हालांकि संघ प्रमुख ने एक बार भी सरकार का नाम नहीं लिया, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों की जो सोच है उसमें काफी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे जंतर मंतर पर जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने सारे अश्लील वीडियोस बने जिसमें काफी अभद्र भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई थी, यह बहुत बड़ा मुद्दा बना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे ही बच्चे हैं, मैं इन सबको माफ करना चाहता हूं। बच्चे किसी और के नहीं हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं। गलती हो जाती है, हमें इन बच्चों को साथ में बैठकर समझाना चाहिए, और मैं इन सब बच्चों को माफ करता हूं और इनके साथ मिलकर मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लगभग यही बात कही है कि वो युवाओं पर भरोसा करते हैं। हमारे जेनजी के युवा खराब नहीं हैं, उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें सवाल भी पूछने हैं, लेकिन साथ ही इसके उन्हें प्यार भी चाहिए। और उन्होंने भी यही कहा कि जेनजी हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनकी चिंता करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप दोनों के विचारधारा को देखें इस पूरे मामले पर, तो विचारधाराएं और जो सोच है वो दोनों की लगभग एक ही है। एक बात और इस संवाद के बाद, अभी जो माहौल था हमारे देश में जेन-जी को लेकर कि जेन-जी बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब होती जा रही है, जेन-जी ऐसी खराब भाषा में, अभद्र भाषा में वीडियो बनाते हैं, सिद्धांतों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज मेरा अनुभव बताना चाहता हूं। एक संस्था है IIMUN, इस संस्था से जुड़े हुए हजारों स्कूल के बच्चे आज यहां पर आए हुए थे, सारे जेन-जी के बच्चे थे। जितने भी बच्चों को मैं मिला सभी संस्कारी बच्चे थे, सभी पढ़ाई में ध्यान लगाने वाले बच्चे थे, सभी अनुशासन में थे, सभी बच्चे इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे थे।
किसी बच्चे ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई बच्चा मुझे यहां एक भी भटका हुआ नजर नहीं आया। हर बच्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा था। और सोचिए, इतने छोटे बच्चों ने मोहन भागवत जी के साथ ये जो संवाद किया, ये आप समझिए कि चुपचाप टकटकी लगाकर वो उनकी बातें सुनते रहे। मैं सोच रहा था कि मोहन भागवत जी 75 साल के हैं और जहां जो बच्चे आज यहां थे ये सब 17-18 साल, मुश्किल से 20 साल। लेकिन संवाद देखिए, आप सामने बैठे हुए हैं जेन जी स्कूल के बच्चे, 20 साल से नीचे नीचे के, और सामने हैं 75 वर्ष के मोहन भागवत। और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली में देखें तो उधर हैं 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारे देश में आप देखिए 75 साल के मोहन भागवत और 75 साल के नरेंद्र मोदी जैन जी से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी भाषा में बात की जा रही है। मोहन भागवत ने आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपना एक संवाद किया बच्चों के साथ। कुछ बातें हिंदी में बोली, कुछ बातें उन्होंने अंग्रेजी में बोली, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो संवाद था ये बहुत अच्छा था। आज प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं और इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण है और अगले 35 साल में इस पीढ़ी का काम विकसित भारत का आधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से कहा कि वो सिर्फ सवाल पूछकर नहीं रुकें, बल्कि उनका समाधान खोजने का साहस भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि आज कई छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ और लड़कियां होती तो और भी अच्छा होता। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे,
वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों, आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए। आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम लिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए। उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है,
लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। हमारे देश में 35 दिनों तक कॉकरोच आंदोलन चला। खूब नारे लगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता इस आंदोलन में आए और वो चाहते थे कि देश के अंदर बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए। लेकिन पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सिमट कर रह गया। इस पूरे आंदोलन में भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब बातें हुई, दुष्प्रचार हुआ, लेकिन हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए, किसी ने इस पर बात नहीं की। आज हम आपके लिए भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम का कड़वा सच डिकोड करेंगे और इसका सबसे बड़ा सच ये तस्वीर है। कैसे भारत के लाखों छात्र हर साल प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन कोर्सेज से होते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंचते हैं। आज हमारे देश की यह स्थिति है जो हमने आपको यह बताई है। पूरा देश परीक्षा दे रहा है। लाखों लाखों छात्र देश के हर कोने में परीक्षा में बैठे हुए हैं। आपको लगेगा सारे देश के युवा ये एक ही काम कर रहे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक फैक्ट्री है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हैं और ये फैक्ट्री है प्राइवेट स्कूल्स की, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूशन। और इस फैक्ट्री में से जब सामान निकलता है, इस फैक्ट्री से सफल प्रतियोगी निकलते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में पैसा बहुत लगता है। भारत में हर साल लाखों की संख्या में हमारे देश के युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परीक्षाओं का असली उद्देश्य होता क्या है? क्या ये परीक्षाएं सबसे बेहतर छात्र को चुनती हैं, सबसे योग्य छात्र को चुनती हैं? देश के लिए सबसे योग्य छात्रों को चुनना है इसका मकसद, या करोड़ों युवाओं को यह एहसास दिलाना है कि वो योग्य नहीं है, वो रिजेक्टेड है? यानी ये परीक्षाएं मेरिट पर रखने से ज्यादा छटनी पर ध्यान देती हैं। इन परीक्षाओं का पहला मकसद होता है छटनी करना। शुरू में ही 100 में से 98 लोगों की छटनी कर दो, वो सारे बेकार हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, जहां से सिविल सर्विसेज में एंट्री होती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं यही परीक्षा पास करके। वर्ष 2025 में यूपीएससी की परीक्षा में 5,76,000 छात्र शामिल हुए, 5.25 लाख समझ लीजिए, जिनमें से सिर्फ 14,161 छात्र रिटन यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए, जबकि सिर्फ 2,736 छात्र इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे। और आखिरकार इन 2,500 छात्रों में से भी, 2700 में से भी सिर्फ 958 छात्र आखिरकार इस परीक्षा में पास हुए। यानी इस परीक्षा में जितने छात्र शामिल हुए उनमें से सिर्फ 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी का। यह आप याद रखिएगा, 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्जाम का, यानी आधा % लोग भी पास नहीं होते। इसी परीक्षा में जो छात्र इंटरव्यू में शामिल हुए उनकी तुलना करें तो 35% छात्र सफल हुए और इंटरव्यू में भी 65% छात्र बाहर हो गए, असफल हो गए, रिजेक्ट हो गए। लेकिन जो छात्र असफल हुए, क्या वास्तव में वो छात्र अयोग्य थे? क्या वास्तव में उनकी मेरिट में कोई कमी थी, उनकी मेहनत में कोई कमी थी, परिश्रम में कोई कमी थी, या सीटें ही इतनी कम थीं कि उनके पास सफल होने का कोई मौका ही नहीं था? तो ये जो कम सीट हैं ये भी बहुत नाइंसाफी करती हैं। हमारे यहां प्रतियोगी परीक्षा अब मेरिट टेस्ट कम और एलिमिनेशन की एक मशीन ज्यादा बन गई है। एक एक नंबर पर छात्रों का भविष्य तय होता है और सिर्फ आधा नंबर कम होने पर भी आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा करियर बदल सकता है। आधा नंबर कम होने पर भी। सवाल यह है कि क्या इतनी बारीक लाइन प्रतिभा और अयोग्यता के बीच हो सकती है? क्या सिर्फ आधे नंबर से आप यह तय कर लेंगे कि यह छात्र प्रतिभाशाली है और यह छात्र बेकार है? हर साल लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीट जैसे बहुत सारी परीक्षाओं में बैठते हैं। अगर किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार बैठते हैं और नौकरी सिर्फ एक को ही मिलनी है तो 99 उम्मीदवार तो बाहर होंगे ही।
इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 99 लोगों में कोई क्षमता नहीं थी, बाकी 99 लोगों के पास मेरिट नहीं है, परिश्रम नहीं है, काबिलियत नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जो अवसर हैं वो बहुत ही सीमित हैं, नौकरियां बहुत सीमित हैं, और यहीं से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आज प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज हर उम्मीदवार कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स और न जाने क्या क्या करके किसी ना किसी प्रकार से सक्सेस रेट का ग्राहक बनना चाहता है। सक्सेस रेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है। जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी शिक्षा केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि एक महंगी आर्थिक दौड़ बन जाती है जो हमारे देश में है। जब करोड़ों उम्मीदवार होंगे और सीटें कुछ हजार होंगी तो एक क्वेश्चन पेपर की कीमत करोड़ों रुपए में जाएगी। इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। ऐसे में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े गैंग्स, नकल कराने वाले गैंग्स, फर्जी उम्मीदवार और भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। हमारे देश में मेरिट शब्द का इस्तेमाल सफल और असफल दोनों छात्रों के लिए किया जाता है। जो सफल हुआ उसके पास मेरिट है और जो असफल हुआ उसके पास मेरिट नहीं है। हमारे देश में मेरिट वाली ये सोच आज से 191 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार के दौर में उनकी व्यवस्था और उनकी सोच पर आधारित है। वर्ष 1835 में ब्रिटेन के इतिहासकार और वहां के राजनेता लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। ये सारा इन्हीं के विचार हैं। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना है जो अपने खून और वर्ग में तो भारतीय हो, खून से भारतीय हो, पहचान में भारतीय हो, लेकिन उसकी रुचि, उसके नैतिक आदर्श और उसकी बुद्धि अंग्रेजों जैसी हो। वो अंग्रेजों की तरह सोचे। इसीलिए उनके लिए कई बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन साहेब, यानी एक ऐसा साहेब जो त्वचा का रंग तो ब्राउन है लेकिन सोचता अंग्रेजों की तरह है। लॉर्ड मैकॉले की सोच थी कि भारत के लोगों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी है और उनकी नीति ने शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी, जिसका असर हमारे देश की परीक्षा व्यवस्था पर हुआ और पहली बार यह मेरिट वाली व्यवस्था आई जिसमें 99% हमारे जो छात्र हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कहकर कि आपके पास मेरिट नहीं। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर ही हमारे देश में वर्ष 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया जो आजादी के बाद यूपीएससी के नाम से जाना गया, जिसका नाम यूपीएससी रखा गया। वर्ष 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। उस समय भारत के लोगों को परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था और यूरोपीय विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो आप सोचिए उस जमाने में 18वीं शताब्दी में 1864, 65, 70 के दौर में, दशक में कितने भारत के ऐसे लोग होंगे जो इम्तिहान देने के लिए लंदन जा सके, जो यूरोप के विषयों की पढ़ाई कर सके। यूपीएससी सहित आज भी हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में उसी मेरिट पर जोर दिया जाता है। अब जरूरत है कि इस परीक्षा व्यवस्था को बदला जाए। इसमें छोटी मोटी फाइन ट्यून करके कुछ नहीं होने वाला। इसमें मूलभूत तरीके से एक नया बदलाव लाने की जरूरत है। इसके पूरे ढांचे को, इसके पीछे की सोच को बदलने की जरूरत है। जिन छात्रों का भविष्य सिर्फ आधे नंबर से या एक नंबर से हमेशा के लिए बदल जाता है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनमें मेरिट की कमी नहीं है। एक छात्र के 99.5% हैं, एक छात्र के 99% हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क है। और इसके लिए आज हम देश को 3 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, हमारे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। इसमें उन उम्मीदवारों को कम से कम 3 या 5 साल के लिए रखा जाए जो कट ऑफ परसेंटेज से थोड़ा सा पीछे रह गए। नई परीक्षा कराने की बजाय सरकारी विभागों में, अलग अलग राज्य सरकारों में, नौकरियों में इन्हीं छात्रों को भर्ती कर लिया जाए, बजाय इसके कि हर बार अलग अलग विभाग की, अलग अलग राज्य सरकार की न जाने कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। आप पूरे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल बनाइए। आपने देखा होगा हमारे देश में क्रिकेट में भी एक टैलेंट पूल हमने बनाकर रखा हुआ है। आज हमारे देश में बीसीसीआई से जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो कम से कम 40-50 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जिसमें से हम 11 चुनते हैं और फिर उसमें रोटेट करते रहते हैं।
ऐसा ही एक पूल, टैलेंट पूल हमारे देश में युवाओं का, छात्रों का होना चाहिए कि ये हमारे सबसे ब्राइट टैलेंट, ये छात्रों का टैलेंट पूल है। दूसरा, अब मेरिट की बजाय, कट ऑफ परसेंटेज की बजाय एक मेरिट बैंड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। जैसे 95% से 100% नंबर पाने वालों की क्षमता लगभग एक जैसी होती है। आप यह नहीं कह सकते कि जिसके 98% नंबर आए हैं बच्चे के, वो कम प्रतिभाशाली है और 99% वाला ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसलिए इन्हें समान रूप से एक ही श्रेणी में रखा जाए। 95 से 100%, 90 से 95%, 85 से 90%, इस प्रकार की एक श्रेणी हम बना सकते हैं अलग अलग, और उन्हें एक मेरिट बैंड में रखा जाए। फिर इस मेरिट बैंड से अलग अलग विभागों की जरूरतें, उनके स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर छात्रों को चुना जाना चाहिए। और तीसरी बात, परीक्षा कैलेंडर निर्धारित समय पर लागू होना चाहिए। जैसे हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में अक्सर देरी होती है, नतीजे आने में महीनों महीनों, कई बार तो सालों लग जाते हैं, खास तौर पर राज्य सरकारों में होने वाली परीक्षाओं में। अब हर भर्ती की समय सीमा तय होनी चाहिए कानूनन। जैसे परीक्षा का पहले विज्ञापन निकला, उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई, फिर उसका रिजल्ट, और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति, ये सब कुछ महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए। ये 2-3 चीजें आज हम देश के लोगों के सामने, छात्रों के सामने, सरकारों के सामने रखना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में 7वीं सदी में ही प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई थी, जिसमें जन्म या सिफारिश नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर अधिकारियों का चयन होता था। चीन में यह व्यवस्था लगभग 1300 साल से चल रही है। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने भी योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली अपनानी शुरू की। जर्मनी ने वर्ष 1743 में ही उच्च प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षाएं करानी शुरू कर दी, जबकि फ्रांस ने 1789 की क्रांति के बाद अपने सरकारी पदों पर योग्यता पर आधारित नियुक्तियों का सिद्धांत अपनाया। ब्रिटेन में लंबे समय तक सरकारी नौकरियां सिर्फ सिफारिश के आधार पर मिलती थीं, लेकिन फिर वर्ष 1855 में सिविल सर्विस कमीशन का गठन हुआ और वर्ष 1870 से ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं अनिवार्य कर दी गई। परीक्षाएं कराना अच्छी बात है, प्रतियोगिता कराना अच्छी बात है, लेकिन जिस परीक्षा में आप जानते हैं कि आधा % बच्चे ही सफल होंगे, तो आप बाकी के 99.5% छात्रों का क्या करेंगे? आज आपको यह भी सोचना होगा। तो जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट ने असल में देश को बहुत कुछ सिखाया है, नेताओं को भी बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कुछ बदल रहा है उसके बाद। इस समय इस प्रोटेस्ट के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो रील्स आज इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रही हैं, क्या कल वही रील्स वोट में भी तब्दील होंगी? ये जो जेन जी के बच्चे हैं, जब ये वोटर बनेंगे तब ये किसे वोट देंगे? वर्ष 2029 में जो अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जेन जी सबसे बड़ा वोट बैंक बनकर उभरेगा। जेन जी की हिस्सेदारी कुल वोटर्स में 29 से 33% की होगी। बहुत बड़ा चंक है ये। और जेन जी की जो संख्या है, ये अगले चुनाव में लगभग 38 करोड़ होगी। 38 करोड़ लोग अगर चाहें तो किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। हर तीसरा वोटर जेन जी का होगा। अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 5 से 6 करोड़ नए वोटर्स होंगे और वो सभी जेन जी के होंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जेन जी वोटर्स वाले राज्य हैं और यहां 31.5 से 37% जेन जी वोटर्स होंगे, जहां कुल मिलाकर 188 लोकसभा सीटें सिर्फ इन्हीं राज्यों में हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर आप देख लीजिए, लगभग 32 से 37% हिस्सेदारी कुल वोटर्स में जेन जी की होने वाली है। 188 लोकसभा सीटों पर जेन जी वोटर्स का सीधा असर पड़ेगा। देश के सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां जेन जी वोटर्स की संख्या जो है वो 22 से 24.5% है। यहां भी 84 लोकसभा की सीटें हैं इन राज्यों में भी। इसलिए वर्ष 2029 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच नहीं लड़ा जाएगा,
बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, सोशल मीडिया पर चल रही विचारधारा, इंस्टाग्राम और ईवीएम के बीच का यह मुकाबला होगा। जेन ज़ी किसी स्थायी विचारधारा का कैदी नहीं है, उनकी कोई स्थायी विचारधारा नहीं है। वो ना बीजेपी की तरह सोचते हैं, ना कांग्रेस की तरह सोचते हैं। यानी ये पीढ़ी ना तो लेफ्ट है, ना लेफ्ट विंगर है, ना राइट विंगर है। ये किसी खेमे में नहीं है। इनकी कोई स्थायी फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है। भावनाओं, मुद्दों और तत्काल अनुभव के आधार पर ये अपना वोट तय करते हैं। जेन ज़ी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का स्थायी वोट बैंक नहीं है। किसी भी नेता का स्थायी वोट बैंक नहीं है, बल्कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं। ये बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पहले भारत में जो वोट बैंक है वो जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बनता था, लेकिन अब सोशल मीडिया ने एक नई पहचान बना दी है और यह है डिजिटल पहचान। और डिजिटल पहचान क्या है? डिजिटल पहचान आज के जो युवा हैं उनकी जाति से नहीं आ रही, उनके क्षेत्र से नहीं आ रही, उनके धर्म से नहीं आ रही। डिजिटल पहचान आ रही है वो किस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके सपने क्या हैं और उनके फॉलोअर्स कौन हैं और वो किन्हें फॉलो करते हैं। यह है नई जाति। जेन ज़ी के राजनीतिक विचार मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनकी आपसी एकजुटता कमजोर है। ये सभी लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में रहते हैं और जरूरी नहीं कि वो अपने माता पिता की राजनीतिक विचारधारा को ही अपनाएं। पहले के जमाने में अक्सर बच्चे उसी पार्टी को पसंद किया करते थे, उसी को वोट देते थे जिस पार्टी को उनके माता पिता पसंद करते थे या वोट देते थे। आपको याद होगा, आपको बहुत सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट देते हैं। ऐसे परिवार मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। हमारा जो परिवार है वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, हर पीढ़ी बीजेपी को वोट करती है, या ऐसे ही दूसरी पार्टियों के लिए। और उस समय जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, परिवार का जो मुखिया था, आमतौर पर वो पिता होता था, और परिवार का मुखिया जो कहता था, महिलाएं, बच्चे, युवा, वो सारे लोग वही करते थे जो मुखिया कहता था, यानी जो पिताजी कहते थे या जो दादाजी कहते थे। लेकिन ये जेन ज़ी अलग है। यही भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको अब आने वाले चुनाव में दिखेगा। ये अपनी राजनीतिक विचारधारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इंटरनेट को देखकर बनाते हैं, नेताओं के भाषण सुनकर नहीं। हाल के जेन ज़ी आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान सरकार को हुआ या फिर विपक्ष को, यह भी एक बहुत बड़ी बहस है। तो इसलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम दूसरी पार्टियां हो या उनके नेता हो, उन्हें यह देखना होगा कि अब आने वाले चुनाव में शायद राजनीति जो है वो भी बदलने वाली है। हो सकता है भारत की जो राजनीति का सबसे बड़ा मैदान है वो इंस्टाग्राम बन जाए। अब देखिए कि इस आंदोलन के बाद जो कुछ हुआ उसमें विपक्ष बड़ा खुश हो रहा है, विपक्षी नेता बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए सरकार को इन छात्रों ने झुका दिया। विपक्ष के नेता इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ देश में बढ़ते गुस्से का सबसे बड़ा प्रमाण मान रहे हैं और उन्हें लगता है कि युवाओं की नाराजगी अपने आप विपक्षी दलों के वोट में तब्दील हो जाएगी। उन्हें लगता है कि इसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष जेन ज़ी के गुस्से को वोट में बदल पाएगा? और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी आज दिखाई देती है। अगर विपक्षी दलों और उनके नेताओं को सचमुच जनता के असंतोष के बारे में इतनी जानकारी थी तो वो इसे अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाए? ये जितने लोग थे जिन्हें वो समझते हैं कि सरकार से नाराज थे, युवाओं को ये जो गुस्सा था, ये गुस्सा कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या डीएमके जैसी पार्टियों के साथ एक मिलकर ये सारे विपक्षी नेता एक साझा रणनीति क्यों नहीं बना पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंदोलन हुआ इसमें किसी भी विपक्षी नेता का कोई हाथ नहीं है और जो काम विपक्षी नेताओं को करना चाहिए था सरकार पर दबाव डालकर, उस काम करने में वो बिल्कुल विफल रहे। मतलब आंदोलन तो था लेकिन उसका नेतृत्व इस बार किसी भी नेता के हाथ में नहीं था। इसका नेतृत्व बिल्कुल बिखरा हुआ था। नाराजगी थी लेकिन उस नाराजगी की कोई भी राजनीतिक दिशा नहीं थी। इसलिए जरूरी नहीं कि युवाओं की नाराजगी का फायदा विपक्षी नेताओं को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा, दूसरे नेताओं को मिलेगा।
अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि राजनीति में हर वोटर एक मजबूत विकल्प देखता है और इस समय इस देश के जो लोग हैं वो विपक्षी पार्टियों को एक मजबूत विपक्ष का विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 3 साल का समय है और इन 3 वर्षों में कई ऐसे मुद्दे आएंगे जो जेन जी के विचारों पर अपना असर डालेंगे। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव प्रचार के तरीके बदलने पड़ेंगे। अभी तक जो चुनाव प्रचार होते थे उसमें बड़ी बड़ी रैलियां होती थीं, रोड शोज होते थे, बसों में भरकर हजारों कार्यकर्ताओं को पैसा देकर भीड़ जुटाई जाती थी, लंबे लंबे भाषण होते थे। चुनाव प्रचार के बाद अगर कोई आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो उसमें हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगते थे। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। अब चुनाव प्रचार का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाले समय में सिर्फ मैदान में जुटी भीड़ नहीं, बल्कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बनने वाला माहौल चुनाव का रुख तय करेगा और सोशल मीडिया, रील्स और एल्गोरिदम भी चुनावी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। पीएनबी कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। ईएमआई शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। Punjab National Bank, the name you can bank upon. जंतर मंतर आंदोलन के बाद पूरे देश में जेन जी का शोर है। अचानक से सब लोग जेन जी की बातें करने लगे हैं, लेकिन हमारे देश की राजनीति में जेन जी की भागीदारी बहुत ही कम है। उनकी संख्या तो 38 करोड़ है, लेकिन हमारे देश की राजनीति में कितने लोग ऐसे हैं जो जेन जी से आते हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी की आबादी हमारे यहां है। वर्ष 1997 से वर्ष 2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें हम जेन जी कहते हैं, और आज इनकी उम्र 14 से 29 वर्ष के बीच है। अब यह देखिए, इस समय हमारे देश में 14 से 29 वर्ष के बीच के लोगों की आबादी 38 करोड़ है, और यह देश की जनसंख्या की 26% हिस्सेदारी है। हमारे यहां 26% लोग जेन जी से हैं, 14 से 29 साल। आज जेन जी सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि वो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। जेन जी को आप हर जगह देखेंगे। जेन जी आर्टिस्ट हैं, जेन जी एक्टर्स हैं, जेन जी अपने स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं, बहुत जगह जेन जी हैं, हर जगह छाए हुए हैं जेन जी। लेकिन आज देश की संसद और हमारे देश में राज्यों में विधानसभाओं में जेन जी की हिस्सेदारी कितनी है? बहुत ही मामूली। इस समय लोकसभा में 540 सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद जेन जी से आते हैं, सिर्फ 6। वर्ष 2024 में 98 जेन जी उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, पूरे देश में सिर्फ 98, लेकिन सिर्फ 6 ही जीत सके, और इनमें से 5 सांसद राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यानी हमारे देश में जो युवा सांसद हैं, जो 29 साल से नीचे के हैं, वो कहने को तो वैसे ही बहुत कम है, सिर्फ 6 हैं, और इन 6 में से भी 5 वो हैं जो राजनीतिक खानदानों से आते हैं। मतलब वो इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े खानदान में पैदा हुए हैं और उनके माता या पिता ने उन्हें अपने दम पर सांसद बनाकर लोकसभा का चुनाव जितवाकर यहां भेज दिया है। सिर्फ एक सांसद हमारे पूरे लोकसभा में है जो जेन जी से आता है, और वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, सिर्फ एक। इस समय देश में कुल 4123 विधायक हैं, और इनमें से सिर्फ 20 विधायक ही 29 साल से नीचे हैं, यानी जेन जी हैं, और इनमें से 20 में से 8 विधायक बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके माता पिता या खानदान में बाकी लोग पहले से ही राजनीति में हैं। अब आपको बताते हैं कि देश के ये जो 6 जेन जी सांसद हैं लोकसभा में, इनका लोकसभा में प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई जेन जी जो हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो जरा जो अभी हमारे पास 6 हैं, इनका प्रदर्शन देखिए।
इन सांसदों का अब तक औसत जो अटेंडेंस है वो है 89%, जिससे मैं कहूंगा कि इंप्रेसिव है, बहुत बढ़िया है। 89% अटेंडेंस है। इन्होंने औसतन 93 सवाल पूछे हैं और लगभग 19 डिबेट्स में लोकसभा में हिस्सा लिया है। राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस के सांसद संजना जाटव का अटेंडेंस जो है लोकसभा में वो 100% है। बिहार के एक राजनीतिक परिवार से आने वाली शांभवी चौधरी ने सबसे ज्यादा 207 सवाल पूछे। जेनजी विधायक और सांसदों का पारिवारिक बैकग्राउंड यह बताता है कि संसद या विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता आज भी राजनीतिक विरासत से होकर ही गुजरता है। हालांकि जो आए हैं लोग, इनका प्रदर्शन ठीक ठाक है। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। राजनीति पर क्या असर हो रहा है, भाषा पर क्या असर हो रहा है, परिवारों पर क्या असर हो रहा है, आपने देखा। समाज पर भी एक बहुत गहरा असर जेन जी ने छोड़ा है। तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, जेन जी ने शादी के तौर तरीकों को भी अब बदल दिया है। अब देखिए एक नया बदलाव जो हमारे समाज में आया है। अब शादी से पहले ज्योतिषी नहीं, जासूस की आवश्यकता है। अब शादी किससे करनी है, इसमें रिश्तेदारों की नहीं बल्कि डिटेक्टिव्स यानी जासूसों की राय ली जाती है, डिटेक्टिव एजेंसीज की राय ली जाती है। पहले शादी से पहले कुंडली देखते थे, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाते हैं। हमारे देश में शादी से पहले प्राइवेट डिटेक्टिव्स से जांच कराने का ट्रेंड अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर का एक बहुत बड़ा असर आप मान सकते हैं। आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले पुणे में 20 साल की सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना ने शादी में पारिवारिक भरोसे को तोड़ने का काम किया। अब कोई भी परिवार शादी से पहले कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। हर परिवार को यह डर लगता है कि हमने जिस भी लड़के या लड़की के साथ अपने बच्चे की शादी तय की है, कहीं वो भी उसके साथ ऐसा ही तो नहीं करेगा। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो पहले से ही पता कर लेना बेहतर है। इसलिए अब बड़ी संख्या में परिवार प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए पहले ही शादी से पहले हर तरह की पड़ताल दूसरे परिवार के बारे में कर लेना चाहते हैं। यानी लड़का या लड़की कैसी है पहले रिश्तेदार बताया करते थे, लेकिन अब यह काम डिटेक्टिव्स कर रहे हैं। सुनने में यह भले ही मजाक लगे, लेकिन यह हमारे देश में शादी की बदलती नई सच्चाई है। पहले शादी की जो टू डू लिस्ट हुआ करती थी, जो चेक लिस्ट हुआ करती थी, उसमें हम क्या करते थे, बैंक्वेट हॉल बुक करो, केटरिंग कहां से करानी है ये बुक करो, बैंड बाजा बुक करो, फोटोग्राफर बुक करो। अभी तो लोग और भी काफी चीजें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लोग भी अब आ जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाए और वो है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट। सारी चीजें टिक करने के बाद अब कोई भी परिवार शादी से पहले कहेगा कि डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट कहां है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी शादी से पहले कुंडली के साथ साथ बैकग्राउंड रिपोर्ट भी देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जांच केवल अरेंज्ड मैरिजेस में हुआ करती थी, लेकिन अब लव मैरिज में भी परिवार लड़के या लड़की का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ सतर्कता है या हमारे रिश्तों में बढ़ता हुआ अविश्वास है? आमतौर पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी शादी से पहले बैकग्राउंड जांच के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। यह जांच 15 से 20 दिनों में पूरी हो जाती है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक के खातों का रिकॉर्ड, पुराने पास्ट रिश्ते, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, नौकरी का रिकॉर्ड, आपने कितना कर्ज लिया हुआ है, परिवार के ऊपर कितना कर्जा है, कहां से लोन लिया हुआ है, इस सब की जांच की जाती है। आपराधिक रिकॉर्ड, कहीं लड़के या लड़की को नशे की आदत तो नहीं है, लड़का या लड़की के व्यवहार कैसा रहता है,
लड़का या लड़की आमतौर पर किस प्रकार के जगहों पर जाता है, कौन से क्लब्स में जाता है, कौन सी जगहों पर जाता है, कहीं किसी डांस बार में तो नहीं जाता है। यानी भरोसे की जगह अब वेरिफिकेशन ने लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दशकों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक करवाने के मामले लगभग 10 गुना अब बढ़ चुके हैं। अब शादी से पहले होने वाला बैकग्राउंड चेक कई प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनीज के कारोबार का लगभग 50 से 60% तक है। आज के डिजिटल दौर में इंसान की दो पहचान हो गई है, एक वो जो समाज को दिखाई देती हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है, और दूसरी वो जो आपके मोबाइल फोन में छिपी हुई हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर छिपी हुई है। और यही कारण है कि अब परिवार केवल मुलाकात या रिश्तेदारों की राय पर भरोसा करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करना चाहते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह जिज्ञासा नहीं बल्कि डर है। पिछले कुछ वर्षों में शादी के बाद धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और हत्या जैसे कई मामले हमारे देश के सामने आए। आपको याद होगा, पिछले साल ही सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने मेघालय में हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी और कई ऐसे मामले आए हैं। एक और मामला आपको याद होगा आया था, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके शरीर के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाल दिया था। हमारे समाज में पहले जैसे मैरिज ब्यूरोज हुआ करते थे या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बड़े लोकप्रिय थे, वैसे ही अब प्री मैरिटल वेरिफिकेशन सर्विसेज तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वर्षों में शादी से पहले बैकग्राउंड चेक उतना ही सामान्य हो जाए जितना आज आपको पासपोर्ट लेना या पुलिस वेरिफिकेशन सामान्य लगता है। आधार कार्ड के साथ आपको डिटेक्टिव एजेंसी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी अब शादी से पहले लगानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आ रहा है। अब सिर्फ मुलाकात से काम नहीं चलेगा। पहले लड़के वाले लड़की के घर में जाया करते थे, लड़की आती थी, चाय पेश करती थी, समोसा और कुछ खाने की चीजें, और लड़की वाले बताया करते थे कि ये सारा खाना हमारी बेटी ने बनाया है। और दूसरी बातें भी हुआ करती थी, हमारी बेटी के अंदर ये गुण है। लड़के वाले बताते थे हमारे बेटे के अंदर ये गुण है, और रिश्तेदारों की मदद से शादियां हो जाया करती थी। आपने फिल्मों में न जाने ऐसे कितने सीन देखे होंगे, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
नवजात शिशु के लिए माँ का पहला उपहार स्तनपान। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कराएं स्तनपान। स्तनपान से हर शिशु को बनाएं सेहतमंद। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे शिशु के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 9 अगस्त सुबह 9 बजे टोटल हेल्थ का विशेष एपिसोड सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये भारत है, देश से ज्यादा ये एक सिविलाइजेशन है। यहाँ समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन इसकी आत्मा कभी नहीं। वेद से विज्ञान तक, धर्म से डेमोक्रेसी तक, हर युग में भारत ने दुनिया को कुछ नया दिया है। और हर युग में एक सवाल उठा है कि भारत इतना प्राचीन होते हुए भी इतना नया कैसे। 3, 2, 1 ये है कहानी भारत की, जहाँ हर कल आज से जुड़ा है और हर आज में कल का बीज। Join me in discovering the unbroken story of a timeless civilization. हर महीने के पहले और तीसरे रविवार रात के 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है